नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कबीर रेडियो 107.8 एफएम पर और मैं हूं आपके साथ समर शर्मा। आप सभी को बता दें कि आज यह जो शो है यह खास उनको समर्पित है, उन वीरों को जो हर मुश्किल घड़ी में आग से खेलकर हमारे जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे अग्निशमन दल की, जिनकी बहादुरी और सेवा को सलाम करने के लिए हर साल 14 अप्रैल से अग्निशमन सप्ताह की शुरुआत होती है। और इस सप्ताह का उद्देश्य है जागरूकता फैलाना, सुरक्षा के उपायों को समझाना और यह बताना कि संकट की घड़ी में कैसे सतर्कता और सजगता से बड़ा नुकसान टाला जा सकता है। ऐसे में अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए चीफ फायर ऑफिसर जय प्रकाश सिंह सर है, जिनसे हमारी बातचीत होगी अग्निशमन सप्ताह को लेकर। लेकिन उससे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कबीर रेडियो पे। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अग्निशमन सेवा सप्ताह के दौरान आपकी टीम किन किन जागरूकता अभियानों और गतिविधियों का आयोजन करती है ताकि आम लोग आग से बचाव और सुरक्षा के महत्व को बेहतर तरीके से समझ सके। जी, जैसा कि आपको अवगत कराना है कि 14 अप्रैल 1944 को मुंबई के एक बंदरगाह पे एमएस फोर्ट स्टीफेन बंदरगाह पे एक मालवाहक विमान में काफ़ी मात्रा में कपास, विस्फोटक सामग्री और जेवरात, उसमें आग की सूचना प्राप्त होती है और बॉम्बे फायर सर्विस के 2 फायर स्टेशनों से गाड़ियां प्रस्थान होती हैं और वह आग, चूँकि उसमें बहुत ज़्यादा आयुध सामग्री थी और कपास की आग भी बहुत कठिन होती है, अत्यंत कठिन इवेंट मानते हुए भी यहाँ इस इवेंट को करने में जीवन को बहुत बड़ा संकट है। साहसी अग्निशमन कर्मियों ने अपने कर्तव्य को आगे रखा और उस अग्निशमन कार्य करने के दौरान 66 अग्निशमन कर्मी उसमें शहीद हुए, जिसके बाद इन शहीदों की स्मृति में, इनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 14 अप्रैल अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस तथा 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाए जाने का निर्णय लिया गया है और ये अनवरत हर साल अग्निशमन कर्मियों द्वारा किया जाता है। इसमें सर्वप्रथम तो हम 14 अप्रैल की शुरुआत करते हैं प्रातः 8 बजे से। उन शहीद कर्मियों को हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं और इसके उपरांत हमें, जैसा कि मुख्यालय के द्वारा हमारा प्रतिदिन का रोस्टर डिसाइड होकर आता है डीजी फायर सर के द्वारा, हम उसी के अनुसार अग्नि सचेतक जागरूकता अभियान, जिसमें कि स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, अस्पतालों या जो हाई राइज बिल्डिंग हैं उनमें जा कर के मॉक ड्रिल कराना, ग्रामीण क्षेत्रों में जा कर के लोगों को पोस्टर पंपलेट के माध्यम से व्यक्तिगत संवाद करते हुए अग्नि से सचेत रहने की जानकारी प्रदान की जाती है। क्योंकि इस वर्ष अत्याधिक गर्मी की पूरी संभावना है, मौसम विभाग का जो पूर्व अलर्ट है, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए डीजी फायर सर द्वारा इस अभियान को 14 अप्रैल से 16 अप्रैल कार्यक्रम सारे ऑर्गेनाइज होंगे, लेकिन उसका समय 3 दिवस में ही किए जाने का निर्देश दिया गया है। क्योंकि अग्निकांड की घटनाएं अधिक हैं और घटना हमारे लिए सरोपर है, तो हम लोग अभी 14 से 16 तक तो लगातार इस अभियान को जारी रखेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और जैसा निर्देश है उसके अनुसार जागरूकता अभियान संपादित करेंगे। सर, इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि शहरीकरण के साथ साथ आग लगने की जो घटनाएं हैं वो भी बढ़ रही हैं, तो ऐसे में नागरिक को कौन कौन सी जो प्राथमिक सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए जिससे कि हादसे को रोका जा सके। आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, समय के साथ जमीन एक ऐसी चीज़ है जो जिसका विस्तार नहीं संभव है।
उसकी एक लिमिटेशन है, और आबादी कितनी बढ़ रही है, नए मकान कितने बढ़ रहे हैं, और इसको देखते हुए अभी तो ग्रामीण क्षेत्रों में कम, लेकिन जनपद स्तर पर और महानगरों में काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं। ऐसे में इन बिल्डिंगों को बनाने के लिए यदि हम कोई भी बिल्डिंग ऐसी बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उसे, जो भी हमारी अथॉरिटी है, चाहे जी, हम विनियमित क्षेत्र में हों, चाहे हम नगर पालिका क्षेत्र में हों या नगर पंचायत क्षेत्र में हों, या हम आवास विकास की उसमें हैं हों, जिस अथॉरिटी से हम गवर्न हो रहे हैं, उस अथॉरिटी के द्वारा हमें अपना मानचित्र निर्माण के पूर्व उसका अप्रूवल लेना चाहिए, जी, जी, जिससे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कोई अगर त्रुटि है तो उसी स्टेज पे उसका निस्तारण बनने के पूर्व ही कर लिया जाए। जी, जैसा आपके मानचित्र का अप्रूवल मिले आपको, आपको निर्माण भी उसी अनुसार करना चाहिए। अगर आपका भवन इस श्रेणी का है जिसमें जी, अग्निशमन विभाग से अनापत्ति अनिवार्य है, उन प्रस्तरों में अथॉरिटी अग्निशमन विभाग की भी बिल्डिंग बनाने के पहले अप्रूवल मांगेगी, और अग्निशमन विभाग अपनी एनओसी में उस भवन में क्या क्या फायर के रिक्वायरमेंट होगी, ये सब मेंशन करते हुए अपनी एनओसी देगी। तो जी, आप बिल्डिंग उसी अनुसार स्वीकृत मानचित्र के अनुसार बनाएं। जो भी फायर विभाग द्वारा आपको फायर फाइटिंग रिकमेंड की गई है आपकी एनओसी में, उसका अच्छा सा पालन करें, और ना दिखावे के लिए नहीं, अपितु उससे 24 आवर आपको कार्यशील रखना है। क्योंकि जी, अग्निशमन विभाग एक जनपद का में कितने भी लोगों का भौतिक सत्यापन या भौतिक भ्रमण प्रतिदिन कर सकता है। भवन स्वामी आप हैं, रहना आपको है, या आपके जो किराएदार होंगे, या जिनको आपने परमिशन दे रखी होगी, तो उनकी सबके जीवन की सुरक्षा है। जी, आप थोड़े से अपने लाभ के लिए इन फायर फाइटिंग सिस्टमों को जो लगाने से बचने का एक प्रयास करते हैं, वो कभी न कभी आपके जीवन के लिए बड़ा घातक होगा। वर्तमान में आप ये भी जान लीजिए कि कई अग्निशमन के हादसे ऐसे हुए हैं जिसमें जो भी भवन प्रतिष्ठान के स्वामी हैं और संबंधित ऑफिसर भी माननीय न्यायालयों द्वारा बड़े कठोर दंड से दंडित किए गए हैं, जी, जिसमें लाइफ टाइम आपका आजीवन कारावास तक की सज़ा, 10 साल तक की सज़ा, जिसका एक बहुत बड़ा नज़ीर आपका दिल्ली का उपहार सिनेमा कांड है, जिसके जो भी ऑनर थे लगभग 30-35 साल से अभी जेल में। जी। जी। सर, इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके अनुसार आग जैसी आपदा के दौरान घबराहट से कैसे बचा जाए और किन कदमों का पालन किया जाए ताकि लोग सुरक्षित रहें और जो जान माल का खतरा है वो कम हो सके। मेरा अपना इस संबंध में मानना है, देखिए आग को एक प्राकृतिक आपदा भी है, लेकिन उससे ज़्यादा मानव जनित दुर्घटना है, और जिसके लिए व्यक्ति ज़्यादातर स्वयं जिम्मेदार है। जी, जी, प्रकृति का संतुलन हमारा बिगड़ गया है। वर्तमान में जो हमारे शहरीकरण बढ़ रहा है, आवासों के चारों तरफ खुले में खिड़कियां नहीं हैं, नेचुरल हवा नहीं आती, नेचुरल प्रकाश नहीं आता, तो आप बिजली का लोड, हमारा एसी है, फैन है, ये हमारा जीवन शैली ऐसी ऐसी हो गई कि गर्मी ज़्यादा पड़ने के नाते बिना एसी के लोग, साधारण परिवार के लोग भी प्रयास करके रखते हैं, नहीं एसी करते तो कूलर करते हैं। आपने विद्युत का कनेक्शन रखा है 2 किलोवाट का या 1 किलोवाट का, वायर आपने रखा है 1000 वाट बियर करने का, एसी आप चला रहे हैं 2 या 3, बट नेचुरल है, ओवर जब लोड होगा तो हीट होगी, जहाँ ज्वाइंट होंगी स्पार्क होगा, और फायर एक्सीडेंट के घटनाएं बढ़ेंगी। तो पहला ये कि आपका जो भी बिजली का उपकरण अपने घरों में लगवाते हैं, वो आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता पे बिल्कुल ब्रांड में होने चाहिए, आईएसआई मार्क होने चाहिए, और 10 पैसे महंगे पड़ जाए, लेकिन ट्रेंड और स्किल्ड कारीगर से करवाना चाहिए, और जितनी आपकी वास्तविक क्षमता है उसी अनुसार केबल की आपका वायरिंग में प्रयोग होना चाहिए। ऐसे भी मकान हैं, ऐसे मकान हजारों हैं
कि जहाँ सैकड़ों साल में कोई दुर्घटना नहीं हुई है, और कुछ मकान ऐसे भी हैं कि जिनके निर्माण के 5 साल 10 साल के अंदर ही अग्निकांड घटित हुए हैं। कारण स्पष्ट है कि उन्होंने गाइडलाइन फॉलो किया, अच्छी वायरिंग कराई, अच्छे उपकरण रखे, उनकी सर्विसिंग प्रॉपर रखी, और अगले ने इन सब चीज़ों को नहीं फॉलो किया। जैसे आप प्राय देखते होंगे, अब इस समय गर्मियों में, अब मई जून में तो बहुतायत घटनाएं घटेंगी एसी ब्लास्ट की। जी एसी का एक लिमिट, आपको ऑपरेट करने की एक टाइमिंग है। आप 3 घंटे आप चलाते हो कंटिन्यूअस, तो उसको आप 20 मिनट का 25 मिनट का आपको उसको ब्रेक देना होता है, तो उससे वो ओवर हीटिंग की समस्या नहीं होती। अब एसी आपका 8 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, 12 साल पुराना है, तो आपको उसको उसी हिसाब से यूज करना है कि 2 घंटे बाद 15 मिनट का ब्रेक दो। अब एसी आपका एक्सपायर होने वाला 12 साल 13 साल का है, आप कंटिन्यूअस उसको 12 घंटा 14 घंटा आप चला रहे हो, बट नेचुरल है, ब्लास्ट होगा, दुर्घटना घटेगी। इसके अलावा देखिए, अग्नि दुर्घटना घटित हो जाए, जैसा कि आपका प्रश्न है, तो सर्वप्रथम आप घबराएं नहीं, जी और पूरे परिवार में जो भी लोग हैं, उसमें जो वृद्ध हैं और बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो 1 साल के हैं और छोटे 6 महीने के हैं, 1.5 साल के, जो अबोध हैं जी और जो वृद्ध हैं, सबसे पहले उनको भवन से बाहर निकालने का प्रयास करें। यदि आपके पास टाइमिंग है तो भवन से बाहर निकलते समय दरवाजा बंद कर दें बाहर से, जिससे कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो आग उस कमरे तक ही सीमित रहेगी, उसके विस्तार की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। जब तक फायर ब्रिगेड या अन्य आपको हेल्प पहुंचती है, तो आग को फैलने में भी आप एक प्रकार से दरवाजा मात्र बंद करते हैं, उतना ही एफर्ट आपका जो है आपको फैलने से रोकता है। जी फिर इसके बाद आप अग्निशमन विभाग को सूचना दें। सूचना में आप आग किस प्रकार के भवन में लगी है, उसका आवासीय उपयोग है, कमर्शियल उपयोग है, क्या क्या चीज़ भंडारण है, एक आने जाने का रास्ता, उसको प्रॉपर आप घबराए नहीं। पूरी बात जो भी आपका वहाँ कंट्रोल रूम का ड्यूटी आपसे वार्ता करता है, आप उसको जानकारी दें, और ये प्रयास करें कि जिधर से फायर ब्रिगेड आ रही है उसके फ़ोन को अटेंड करें और उसको प्रॉपर गाइड करें। तब तक अग्निशमन कार्य जो भी आपके स्रोत हैं, मान लीजिए उस मकान में आग लगा है, उसमें नहीं जा सकते हैं, तो अगल बगल जो पड़ोसी के मकान हैं या जहाँ से भी अन्य पानी के साधन मिल रहे हैं, उसको आप बुझाने का प्रयास करते रहें। और जब अग्निशमन की टीम आपकी सहायता पहुँच जाती है, तो उनके द्वारा जो भी निर्देश आपको दिए जाते हैं, जैसे कि हमारी गाड़ियाँ जाती है तो आप जानते हैं कि एयर टैंकर पानी लेके जाती है। जी प्रायः शहरों की आग, मकानों की जो है छोटी मोटी आग तो एक टैंकर से बुझ जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ फूस और छप्पर है, वहाँ पे वो अग्निकांड एक टैंकर से नहीं बुझते। वहाँ पे जो भी वहाँ के ग्राम प्रधान हैं या गांव के सम्मानित लोग, जिनके यहाँ देखिए आग लगी है, वो तो बहुत पीड़ित हैं, उनकी मना स्थिति बहुत ही ऐसी रहती है कि वो आपको हेल्प करने की स्थिति में नहीं रहते। लेकिन अन्य लोग जो हैं, अड़ोस पड़ोस के, उस मोहल्ले के जो जागरूक लोग हैं, उनको ये चाहिए कि हम फायर ब्रिगेड को वैकल्पिक व्यवस्था पानी कहाँ से देंगे। उसके लिए गांव के नज़दीक का जो दूसरा कोई ट्यूबवेल है, पंपिंग सेट है, चाहे वो डीजल चालित है या विद्युत चालित है या कोई नहर है, तालाब है, जो भी पानी का स्रोत है, उससे आप पानी उपलब्ध कराने का प्रयास करें, जिससे कि अग्निशमन कार्य, आप पानी नहीं जल्दी प्रोवाइड कराएंगे तो फायर ब्रिगेड की जो हमारी गाड़ी है, तो मेरा कहने का उद्देश्य यही था कि ग्रामीण क्षेत्र में, चूँकि हमारा जो अपना संत कबीर नगर का भौगोलिक वो है, ग्रामीण अग्निकांड ज़्यादा हैं, शहरी अग्निकांड बहुत कम है कंपेरेटिव। हमारा 80% फायर जो है वो ग्रामीण है, 20% ही हमारा शहरी है। तो ग्रामीण में जब भी हमारी गाड़ियाँ जाती हैं, उनको जाने का रास्ते में आप उनको प्लीज़ जो है, इमरजेंसी सर्विस है, उनको रास्ता दें, गाड़ी वहाँ पहुँच जाए तो उसको हेल्पिंग के लिए पानी या अन्य जो भी हमारी फायर टीम आपसे कुछ अनुरोध कर रही है सहयोग करने के लिए, उसमें आप सहयोग करें। और निस्संदेह हम जो है, कोई भी आग होगी उसको हम निश्चित रूप से बुझाएंगे
अगर मैं हमारे जनपद के रिसोर्सेज कम पड़ेंगे तो हम गैर जनपद से भी और रिसोर्सेज मंगाएंगे, लेकिन कोई भी आग हम एक बड़ी आग की रूप नहीं लेने देंगे। सर, इसके साथ ही जो कबीर रेडियो के सुनने वाले हमारे श्रोता हैं, उनको कबीर रेडियो के माध्यम से क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं आपकी इस पहल का और बहुत ही आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना अवसर दिया हमें एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे। एक्चुअली हमारा जो अपनी सामाजिक सोच है, फायर सेफ्टी सभी लोगों के लिए एक नगण्य चीज़ होती है। आप देखेंगे जो लोग सक्षम हैं, मैं जो पुअर पर्सन हैं, बहुत पुअरेस्ट लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन जो लोग सक्षम हैं, जिनके यहाँ आप देखेंगे 25 लाख 30 लाख की गाड़ी भी होगी, उनके किचन में एक फायर एक्सटिंग्विशर नहीं होगा। 2000 रुपये का आप सर्वे करा लीजिए, उन्होंने 10,000 के कपड़े पहन रखे हैं, 2 लाख की मोबाइल ले रखी है, लेकिन 2000 रुपये का फायर एक्सटिंग्विशर उनके किचन में नहीं है। ये ऐसा इस नाते है कि ये उनको उसकी वैल्यू पता ही नहीं है, उसके बारे में उनको बताया ही नहीं गया है। और आग की विविधता में जो परिवार आता है, जो तबाह होता है, जो उसके नुकसान को जिसने झेला है, आप उससे उसका दर्द पूछिए। तो मेरा ये सभी लोगों नागरिकों से अनुरोध रहेगा कि कृपया अपने घरों में, अपने किचन के पास बाहर 1 या 2, यदि सक्षम है तो 2 6 किलोग्राम का ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें। और अपने परिवार में सभी लोग जो लगभग 8-10 साल से ऊपर की अवस्था के हैं, उसमें बच्चे भी इंक्लूड हैं, और विशेषकर महिलाएं, क्योंकि किचन में सर्वाधिक वही काम करती हैं। गैस सिलेंडर से घटित अग्निकांड में कितनी हमारी बहन बेटियों ने दम तोड़ा है। अब उस परिवार से पूछिए जिनके साथ ये हादसा हुआ है। तो मेरा ये हम्बल करबद्ध अनुरोध है कि जहाँ तक मेरा ये आपके माध्यम से संदेश पहुँच रहा है कि निश्चित आप कहीं से भी आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, आप मोबाइल पे बैठे बैठे ऑर्डर मार देंगे, आपके घर पे आ जाएगा। आप फायर एक्सटिंग्विशर रखिए, उसमें उसकी ऑपरेट करने के सारे मेथड खुद ही लिखे रहते हैं, नहीं तो आज यूट्यूब और गूगल का ज़माना है, आप 2 मिनट में घर बैठे बैठे सीख जाएंगे कि इसको कैसे ऑपरेट करना, क्या करना है। और 1-2 हज़ार का फायर एक्सटिंग्विशर आप ले लेंगे तो आप समझिए कि कम से कम 3 से 4 साल उसकी लाइफ रहती है, अगर आपने उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया। उसको बहुत ना हीट के स्थान पे रखना है, ना जहाँ ज़्यादा धूप होती है, ना ही बहुत कूल। उसको एक ओपन प्लेस में, किचन के बाहर, अंदर नहीं रखना है, और एक गुड लुकिंग प्लेस पे जिसमें कि लोगों को दिखे। और लोगों को अगर ऑपरेट करना आता है तो आग कोई भी होती है ना, स्टार्टिंग में एक चिंगारी होती है, एक स्पार्क होता है। वो स्पार्क अगर आपने इमीडिएट कंट्रोल कर लिया, चाहे वो बड़े बड़े होटल और अस्पताल में कोई आग लगी है, तो कहीं न कहीं स्पार्क क्रिएट हुआ है, और अगर उसको प्राइमरी स्टेज पे बुझा लें हम, तो बड़ा रूप नहीं ले पाएगी। तो ये आपका एक प्राथमिक अग्निशमन यंत्र है, बहुत ही कामयाब है, और इजी गोइंग इसको रखा जा सकता है। इसका मेंटेनेंस अगर ऐसा कर लेंगे तो निसंदेह मानिए कि आपके घर में बड़े हादसे नहीं हो पाएंगे। दूसरा, अग्निशमन कार्य थोड़ा सा जोखिमपूर्ण और चुनौतीपूर्ण, आपको साहस दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आग आपको पकड़ लेगी, दौड़ा के पकड़ लेगी। वो तो विंड के हिसाब से चलेगी, जैसी हवा है, पछुआ चलेगी तो लो पूरब रहेगी, पूर्वा चलेगी तो लो पश्चिम रहेगी। तो आपको अपने आप को बचाते हुए फायर फाइटिंग जारी रखना है। तो मेरा यही कहना, जैसे आप बर्थडे मनाते हैं, साल भर में आप अपने मकान की वायरिंग जितनी है, आप इलेक्ट्रीशियन को बुला करके एक बार चेक करवा लीजिए। आप स्विच खोलते हैं, स्विच में बहुत दिन तक अगर उनको मेंटेन नहीं किया जाता, वो लूज हो जाते हैं, और बिजली के तार के जब जॉइंट्स लूज होते हैं तभी उनमें इसमें स्पार्क होता है। जब जितना ही अच्छा उनमें कसाव रहेगा, तो आप अपने जो बोर्ड के स्विच हैं
बिजली का जो भी आपका उपकरण लगा है, एनुअल जैसे आप बच्चों के बर्थडे मनाते हैं तो आप एक दिन घर का मेंटेनेंस का दिन निर्धारित कर लीजिए साल भर में। आपका जो गैस सिलेंडर है वो आपका रिपेयर हो जाए, आपके जो इलेक्ट्रिक के उपकरण लगे हैं, एसी है, गीजर है, जैसे ये सर्विसिंग टोटल आपके जो उपकरण हैं, अगर आपने साल भर में एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे इनकी प्रॉपर सर्विसिंग करा लेनी है और एक स्किल्ड पर्सन से करानी है, तो हम सावधानी रखेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी। निश्चित रूप से हम आधुनिकता और भौतिकता के साथ लाइफ का एंजॉय भी करेंगे और फायर से भी सेफ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कबीर रेडियो के साथ बातचीत करने के लिए। साथ ही आपने जो बताया, हमारे जो कबीर रेडियो के सुनने वाले लिसनर्स हैं, साथ ही जो सोशल मीडिया से हम लोगों को देखेंगे, उनके लिए काफी उपयोगी होगी। और साथ ही आपने इस कार्यक्रम से जुड़ा, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कबीर रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू।